मैं एक्चुअली और ज़्यादा मेहनती हो गया। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करते हुए पढ़ाई की, रहने का खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाया। ग्रेजुएशन के बाद भी मेरी पहली जॉब, जो मैंने 3 साल तक की, एक जाने माने लोकल टेस्ट प्रेप सेंटर में टीचर की थी, जहां मैं स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में ट्यूशन देता था। और मेरा मेन फोकस हाई स्कूल कोर्सेज ही थे। अब रिबॉर्न होकर वापस हाई स्कूल में आने पर इन सब्जेक्ट्स के चैलेंज का सामना करना मेरे लिए ईजी मोड पर खेलने जैसा था। इंग्लिश हो गई थी, इसके बाद लिटरेचर, मैथ और हिस्ट्री की बारी थी। हाई स्कूल के लिए ज़रूरी सभी क्लासिकल पोएम्स और टेक्स्ट्स मुझे ज़बानी याद थे। तभी सेराफिना की आंखें चमक उठीं, उसकी आवाज़ में एक रेयर एक्साइटमेंट दिखी। ये वाला गलत है। मैंने कैजुअली जवाब पर नज़र डाली, फिर पॉइंट आउट किया, आंसर की ही गलत है। सेराफिना ने खुद फिर से ध्यान से देखा और पाया कि आंसर की सच में गलत थी। मैंने सेराफिना को थोड़ा हैरान, डेज्ड होते देखा, जो कि एक रेयर नज़ारा था। तो अब मुझ पर यकीन हुआ। सेराफिना आखिरकार उस स्थिति से बाहर आई और अपने एक्सप्रेशन को वापस कोल्ड कंपोजर शांति में लाने की कोशिश की। बुरा नहीं है। फिर वो अपनी क्यूरियोसिटी को दबा नहीं पाई और मुझे फिर से ऊपर नीचे देखते हुए परखने लगी। तुम अचानक पढ़ाई में इतने अच्छे कैसे हो गए? मैं इस सवाल के लिए तैयार था। ये सच में अचानक नहीं था। एक्चुअली मैं सीक्रेटली कड़ी मेहनत कर रहा था ताकि रिव्यू कर सकूं और अपनी नॉलेज के गैप्स को भर सकूं। मैं इस सेकंड मॉक एग्जाम का वेट कर रहा था ताकि सबको सरप्राइज दे सकूं। ये सुनने में थोड़ा बनावटी लगा, लेकिन सेराफिना को ये बताने से बेहतर था कि मैं रिबॉर्न हुआ हूं। सेराफिना को ये सुनकर थोड़ा शक हुआ। उसकी खूबसूरत आंखें मुझे सिर से पैर तक परखने लगीं। उसे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। सीक्रेटली कड़ी मेहनत, इसके बारे में तो उसके जर्नल में कुछ भी नहीं था। क्या ये इतना बड़ा सीक्रेट था कि उसने अपनी डायरी में भी जिक्र नहीं किया? लेकिन काफी सोचने के बाद सेराफिना ने इस एक्सप्लेनेशन को मान लिया। आखिर यही एकमात्र रीजनेबल वजह हो सकती थी। उसका डेस्कमेट भी तो रिबॉर्न नहीं हो सकता था। सेराफिना को मेरी बात मानते देख मैं भी मुस्कुराया। तो फिर मुझे अब रिव्यू के लिए तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। सेराफिना ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने सिर हिलाया। उसकी फीलिंग्स अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फ्लिक्टेड उलझी हुई थीं। क्योंकि अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ की तरह बॉटम ड्वेलर ही रहता, तो चाहे वो कितनी भी कोशिश करती, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद वो और ग्रेसन अलग अलग स्कूलों में पहुंच जाते और ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आइडियल नहीं होता। खैर, अब हालात देखते हुए वो प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रही। सेराफिना के अंदर का छोटा इंसान अब अपने डेस्कमेट को ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो खुशी से झूम रही थी। ओ माय गॉड, मेरे डेस्कमेट होने के लायक है। वो सीक्रेटली इतनी इंप्रेसिव स्किल्स छुपाए बैठा था। लोगों को परखने की मेरी नज़र सच में फ्लॉलेस, बेदाग है। ये पागल डेस्कमेट पढ़ाई में बिल्कुल भी बुद्धू नहीं है। वो तो एक छोटा जीनियस है। लेकिन दूसरी तरफ उसे थोड़ा दुख भी हो रहा था। उसका ओरिजिनल प्लान मुझे ट्यूशन देने के बहाने मेरे साथ गहरी बातचीत, इंटरैक्शंस करने का था। हाथों हाथ ट्यूशन देना, प्रॉब्लम समझाना और वो बीच बीच में अपने डेस्कमेट के गाल खींचने या उसके बाल सहलाने का मौका भी निकाल सकती थी। अब उसे लग रहा था कि वो खूबसूरत तस्वीर पंख लगाकर उड़ने वाली है। पलक झपकते ही सेराफिना को एक और आइडिया आया। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड ही रहा। क्या तुम बिजी हो? अगर नहीं तो इस प्रॉब्लम को देखने में मेरी मदद करो। बोलते हुए उसने एक इंग्लिश वर्कशीट मेरी तरफ खिसकाई और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की तरफ इशारा किया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे करना है। मैं थोड़ा दंग रह गया। ये क्या हो रहा था? क्लास की टॉपर, जीनियस स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट, जो हमेशा ग्रेड में टॉप 3 में रहती थी, वो मुझसे मदद मांग रही थी। भला ऐसी कौन सी मुश्किल चीज होगी जो सेराफिना को अटका दे? मैंने वर्कशीट पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा। मेरे सिर के ऊपर सवालिया निशान बढ़ने लगे। ये तो मुश्किल भी नहीं है, बस एक बहुत ही एवरेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सवाल है। अगर क्लास के 20 लोग नहीं तो कम से कम 10 तो इसे कर ही सकते हैं। मैंने शक के साथ अपने बगल में बैठी सेराफिना को देखा। तुम्हें नहीं पता इसे कैसे करना है? सेराफिना का चेहरा ठंडा, शांत और कंपोज था। उसने पलक तक नहीं झपकाई। नहीं पता। मेरी उलझन और बढ़ गई। क्या मैंने इसे गलत समझा? क्या इस कॉम्प्रिहेंशन में कोई छुपा हुआ जाल है जो मुझे नहीं दिख रहा? हार न मानते हुए मैंने उसे फिर से ध्यान से चेक किया। इस बीच सेराफिना मुझे सीरियस और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ स्टडी करते हुए देख रही थी और उसके दिल का छोटा इंसान खुशी से झूम रहा था। अगर मैं अपने डेस्कमेट को ट्यूशन नहीं दे सकती तो मैं अपने डेस्कमेट से ट्यूशन ले लूंगी। शाबाश सेराफिना, तुम ब्रिलियंट हो। मेरा ओरिजिनल इरादा सेराफिना को परेशान न करने का था, लेकिन अनजाने में अपनी असली काबिलियत दिखाने के बाद परेशानी अब मेरी तरफ शिफ्ट हो गई थी। पूरी स्टडी हॉल के दौरान वो मुझसे सवाल पूछती रही। ग्रेसन, मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा। क्या तुम फ्री हो? इस ऐसे वाले सवाल में मेरी मदद करो। ये एक पॉलियोनिक कैरेक्टर है। मैं भूल गई कि ये कैसे काम करता है। ट्यूशन में मदद करना तो ठीक था, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान जब मैं पेशेंटली और ध्यान से सेराफिना को चीजें समझा रहा था, मैं
उसकी नज़रों में कुछ अजीब नोटिस कर रहा था। उसका ध्यान वर्कशीट पर नहीं था, बल्कि वो मेरे चेहरे को चारों तरफ से घूर रही थी। हर बार जब मैं अचानक ऊपर देखता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। सेराफिना का चेहरा एकदम ठंडा कोल्ड होता, जैसे वो पूरी तरह से वर्कशीट पर फोकस्ड हो और उसका ध्यान जरा भी न भटका हो। लेकिन जब मैं समझाना जारी रखता तो फिर से चोरी छिपे देखे जाने का एहसास तुरंत लौट आता। मैं फिर से अचानक ऊपर देखता और फिर कुछ हाथ नहीं आता। इसके बजाय सेराफिना मेरी तरफ देखती। उसके ठंडे एक्सप्रेशन में थोड़ी मासूमियत भरी पूछताछ होती। क्या हुआ, आगे नहीं समझाओगे? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं। आज रात सेराफिना ज्ञान की प्यास से लबालब भरी हुई लग रही थी। एक के बाद एक सवाल बिना रुके मेरी तरफ आ रहे थे। ग्रैसन, इसे देखो और इसे भी देखो। जब सेराफिना ने उस शाम 11वीं बार बड़ी विनम्रता से गाइडेंस मांगी तो आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया और वर्कशीट पर नाम वाली जगह की तरफ इशारा किया। यहां तुम्हें अपना नाम लिखना है। तुम ये भी पूछ रही हो कि इसे कैसे भरना है? सेराफिना ने बिना एक पल गंवाए वर्कशीट पलट दी और दूसरे सवाल की तरफ इशारा किया। ओ, मैंने गलत जगह देख लिया था। इसके बजाय इसे देखो। मैंने उतरे हुए चेहरे के साथ सेराफिना को घूरा, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने सच में सरेंडर कर दिया और बेबसी में पेन उठाया। सेराफिना को समझाने के लिए लिखने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं डेस्क पर रखे बॉल पॉइंट पेन की तरफ बढ़ा, सेराफिना भी उसी पल पेन की तरफ बढ़ी। शायद वो मुझे पेन थमाना चाहती थी। हमारी उंगलियां गलती से एक दूसरे को छू गईं। फिर शायद मोमेंटम की वजह से और समय पर हाथ न रोकने के कारण सेराफिना का हाथ बिल्कुल सटीक और अचानक मेरी उंगलियों पर मजबूती से जम गया। हवा जैसे जम सी गई। मेरी उंगलियों से एक ठंडी और कोमल सेंसेशन महसूस हुई। मैंने उलझन में सेराफिना की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गलत चीज पकड़ ली। मैं तुम्हें पेन देने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी उंगलियों की तरफ नीचे देखा, जिन्हें उसने अभी भी पकड़ रखा था। तो शायद अब तुम्हें हाथ छोड़ देना चाहिए। सेराफिना ने सिर हिलाया, फिर उसी ठंडे और शांत एक्सप्रेशन के साथ मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके अंदर का छोटा इंसान खुशी से झूम रहा था। ओ माय सेराफिना, तुम कितनी लापरवाह हो। अगली बार फिर से ऐसा ही करेंगे। अंत में पूरी स्टडी हॉल के दौरान मैंने अपना लगभग सारा समय सेराफिना को ट्यूशन देने और उसके सवालों के जवाब देने में बिताया। आखिरकार जब छुट्टी की घंटी बजी तो मैंने चैन की सांस ली। मैंने नोटिस किया कि मेरे बगल में बैठी सेराफिना अभी भी असंतुष्ट लग रही थी। उसने दूसरी प्रैक्टिस टेस्ट बुकलेट उठाई और मुझे थमाने ही वाली थी कि मैं अपनी सीट से ऐसे उछला जैसे मेरे नीचे स्प्रिंग लगे हों। स्कूल खत्म, घर जा रहा हूं, घर जा रहा हूं। अगले ही सेकंड मैंने जल्दी से अपनी किताबें और होमवर्क बैग में भरे, उसे कंधे पर लटकाया और अपनी चेयर को डेस्क पर उल्टा करके रख दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ जैसे पानी बह रहा हो। सेराफिना ने पलकें झपकाईं और मुझे भागते हुए देखा। उसकी हंसी छूटने ही वाली थी। ये पागल लड़का इतनी तेज क्यों भाग रहा है? ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे खा जाऊंगी। और जब सेराफिना ने भी जल्दी से अपना बैग पैक किया और मेरा पीछा करने की तैयारी कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे रोक लिया। सेराफिना, रुको। सेराफिना रिफ्लेक्सिवली रुकी और पीछे मुड़ी। देखा कि क्लास का इंग्लिश वाइस प्रेसिडेंट ब्रैंडन उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। ये वही लड़का था जिसने मेरा हर तरह से मजाक उड़ाया था। सेराफिना ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं, ये सोचकर कि इस देरी की वजह से वो शायद ग्रासन को नहीं पकड़ पाएगी। उसका मूड खराब हो गया और चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या बात है? जब ब्रैंडन ने देखा कि सेराफिना सच में उसका इंतजार करने के लिए रुक गई है तो वो तुरंत खुश हो गया। उसका चेहरा ईमानदारी से भरा था। मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता था। ग्रैसन जैसे बेकार इंसान पर वक्त बर्बाद करना बेकार है। इससे तुम्हारी एग्जाम की तैयारी पर असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे घास डालना बंद कर देना चाहिए। ये शब्द उसे बहुत सच्चे और फिक्र वाले लग रहे थे। और ब्रैंडन ने अंत में ये भी जोड़ा, अगर तुम्हें मिस्टर रेनॉल्ड्स को समझाने में मुश्किल हो रही है तो मैं तुम्हारी तरफ से समझा सकता हूं। ये कहने के बाद ब्रैंडन को लगा कि वो बहुत ही सुआवे और शरीफ लग रहा है। वो अंदर ही अंदर खुद पर गर्व महसूस करने लगा। लेकिन अचानक ब्रैंडन की बातें सुनकर सेराफिना की त्योरियां और चढ़ गईं और उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। क्या हम इतने क्लोज हैं? ये सुनकर ब्रैंडन दंग रह गया। इस अचानक आए सवाल से वो थोड़ा घबरा गया। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, सेराफिना ने और भी बर्फीली टोन में उसकी बात काट दी। मैं एक बात साफ कर दूं, मैंने खुद ग्रैसन को ट्यूशन देने का फैसला किया है। इसके अलावा मेरे मामले में किसी और की फिक्र की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी लिमिट्स, बाउंड्रीज याद रखोगे। मैं दोबारा ऐसी बात नहीं सुनना चाहती। इसके साथ ही उसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, अपना बैग उठाया, मुड़ी और क्लासरूम के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। ब्रैंडन होश में आया। उसके अंदर नाराजगी और बेइज्जती का एहसास भर गया। गुस्से में वो चिल्ला उठा, लेकिन तुम और ग्रैसन भी तो सिर्फ क्लासमेट्स ही हो। सेराफिना थोड़ी देर के लिए रुकी, मुड़ी और अपनी शांत नजरों से उसे देखा। ये एक जैसा नहीं है। वो और मैं डेस्कमेट्स हैं।
मैंने स्कूल से घर तक बाइक चलाई। करीब 10 मिनट का रास्ता था। मेरा घर 13वीं मंजिल पर था। लिफ्ट में मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले। घर की तरफ हॉलवे में चलते हुए कॉरिडोर में रखा शू कैबिनेट और बाकी चीजें देखीं। सब कुछ बहुत ही जाना पहचाना था। घर के खाने की महक हॉलवे में तैर रही थी, जिससे मेरा मूड अचानक शांत हो गया। मेन डोर पर पहुंचकर मैंने अपनी चाबी निकाली और उसे घुमाया। एक गहरी सांस ली और दरवाजा धकेला। मेरे सामने वो लिविंग रूम था जो कभी मेरे लिए इतना प्यारा और अपना था। साधारण फर्नीचर, घर की सादी सजावट, सब कुछ सामने था। एक अधेड़ उम्र की महिला झाड़ू लेकर सफाई कर रही थी। मैंने पुकारा, मम्मी। मेरी आवाज सुनकर मम्मी ने ऊपर देखा, मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा और तुरंत उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ गई। ग्रे, तुम घर आ गए। फिर वो मुड़ी और किचन की तरफ आवाज लगाई, सुनिए जी बेटा, घर आ गया है। तुरंत किचन से कदमों की आहट सुनाई दी। पापा एप्रन पहने हुए, हाथ में पलटा, स्पैचुला लिए तेजी से बाहर आए। मुझे देखकर वे भी मुस्कुरा उठे और गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। तुम आ गए, जल्दी से जूते उतारो, पापा ने तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक बनाया है। फिर वे अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और शिकायत की, क्या मतलब मेरा बेटा? वो मेरा भी बेटा है। मम्मी ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, देखो ग्रे कितना हैंडसम है, ये सब उसे मुझसे मिला है। बेशक वो मेरा ही बेटा है। क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? यह आखिरी लाइन उन्होंने अपने पति को तिरछी नजर से देखते हुए कही। पापा को अपनी जान का डर लगा रहता था। मम्मी का वो एक लुक देखते ही और पापा तुरंत अपना सारा जोश खो बैठे। आज्ञाकारी ढंग से हाथ ऊपर करते हुए सरेंडर कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा। अपने पेरेंट्स की ये जानी पहचानी नोकझोंक देखना, ऐसी चीज जो मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी। उस पल में मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया, फिर भी नाक में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। उस धुंधले पल में मुझे बहुत सी बातें याद आईं। मेरी पास्ट लाइफ में, जब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल हो गया था और बमुश्किल एक सेकंड ईयर स्कूल के लायक स्कोर ला पाया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी दोष नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना स्वाभिमान ताक पर रख दिया। हर जगह जान पहचान ढूंढते रहे और मदद मांगते रहे। अंत में उन्होंने अपनी बची कुची जमा पूंजी इकट्ठी की और मुझे थोड़े बेहतर यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए हर संभव कोशिश की। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरे पेरेंट्स किसी रसूखदार व्यक्ति से मिलकर पसीने में तरबतर घर आए थे। अपनी थकावट छुपा नहीं पा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मुझे खुशी खुशी बताया, तुम्हारे स्कोर के साथ काम बन गया है, तुम कम से कम ईस्टर्न हार्बर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। मम्मी पापा तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकते हैं। एक बार कॉलेज पहुंच गए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी। और उसी रात मैंने गलती से उनकी बेडरूम में फुसफुसाहट सुन ली। मैंने सुना है कि बगल वाले वांग का बेटा हमारे ग्रे से भी कम स्कोर लाया है, लेकिन वे ईस्टर्न हार्बर यूनिवर्सिटी के वाइस डीन को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की सेटिंग कर दी। हमारा ग्रे बहुत स्मार्ट है, बस वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसे बहुत बेहतर स्कूल मिलना चाहिए था। अंत में मैंने अपने पिता की एक लंबी भारी आह सुनी, उसके पेरेंट्स ही बेकार हैं। उस रात की बात से मोटिवेट होकर कॉलेज पहुंचते ही मैं पूरी तरह बदल गया। खुद को बेहतर बनाने की जद्दोजहद में लग गया। हाई ग्रेड्स और रैंकिंग, एक के बाद एक स्कॉलरशिप्स। ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलने पर मैंने बिना थके खुद को काम में झोंक दिया, अपनी पूरी ताकत लगा दी। बाद में मेरा करियर धीरे धीरे पटरी पर आ गया, लेकिन मैं और भी बिजी हो गया। घर से मम्मी पापा अक्सर फोन करते थे। मैं अपनी काम की प्रोग्रेस के बारे में बोलता रहता और वे चुपचाप शांति से सुनते, मेरे लिए खुश होते। लेकिन हर बार अंत में उनकी बातें फिक्र भरी सलाह होती थीं। ज्यादा काम मत करो, तुम दुनिया का सारा पैसा नहीं कमा सकते। अपनी सेहत का ख्याल रखो, जब फ्री हो तो घर आया करो। लेकिन काम की व्यस्तता के कारण उन 10 से ज्यादा सालों में मैं बहुत कम वापस गया। उन दुर्लभ मौकों पर जब मैं घर जाता, मम्मी पापा इतने खुश होते कि रो देते। उन 10 सालों में मम्मी पापा लगभग 60 के हो गए थे, उनकी कनपटियां सफेद हो चुकी थीं। फिर भी पापा एक्साइटेड रहते और जल्दी से किचन में घुस जाते, मेरे लिए स्वादिष्ट खाने की पूरी मेज सजाने की ठान लेते। मैं सोफे पर मम्मी के साथ बैठता, वो खुशी खुशी अपना फोन निकालती और मुझसे कुछ नए ऐप्स चलाना सिखाने को कहती। बगल वाली मिसेस सन की बेटी ने उन्हें टिकटॉक चलाना सिखाया है और वो फिल्टर वाली चीजें भी मुझे सिखाओ। जब मैंने फोन ऐप खोला और मम्मी को कुछ फिल्टर दिखाए तो मैंने कैमरे में एक एजिंग, बुढ़ापे वाला फिल्टर इस्तेमाल किया। मैं अचानक एक छोटा बूढ़ा आदमी बन गया जो काफी फनी लग रहा था। लेकिन बगल में बैठी मम्मी ने बड़े चाव और एक्साइटमेंट से देखा और मुझसे कहा कि इस फिल्टर से और फोटो लो, इन्हें एल्बम में सेव कर लो ताकि मैं तुम्हारे पापा को दिखा सकूं। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे कैजुअली एक बात कही, वरना शायद मम्मी पापा तुम्हें बूढ़ा होते हुए देख ही न पाएं। बस वही एक सेंटेंस, उसे याद करते ही अचानक मेरी आंखें लाल हो गईं। मेरी पास्ट लाइफ में मैं अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं कर पाया।
मैंने तो उन्हें अपने जीते जी अपना अंतिम संस्कार करने पर मजबूर कर दिया। सफेद बालों वाले काले बालों वाले को दफना रहे हैं। सच में कितना कुपुत्र अनफिलियल था मैं। अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखकर, जो अभी भी काफी जवान थे, मैं अचानक तेजी से आगे बढ़ा और उन दोनों को कसकर गले लगा लिया। वे दोनों थोड़े हैरान थे, पल भर के लिए घबरा गए। क्या हुआ? क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैंने ऊपर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस आप लोगों की याद आ रही थी। कुछ देर बाद हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर लेट नाइट स्नैक खा रहे थे। खाना बहुत फैंसी नहीं था, लेकिन उसमें वही जाना पहचाना स्वाद था। मैं अपनी कटोरी और चॉपस्टिक्स थामे बड़े चाव से खा रहा था। मम्मी पापा सामने बैठकर देख रहे थे और हंसे बिना नहीं रह सके। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। अपने बेटे को खाते हुए देखते हुए वे कैजुअली बातें भी कर रहे थे, जिसमें कंपनी के छंटनी लेऑफ्स का जिक्र आया। मम्मी ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं, वे परेशान लग रही थीं। अगर मैं अभी छोड़ती हूं तो मुझे सेवरेंस पैकेज मिलेगा। अगर रुकी तो मेरी सैलरी और कम हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चुनूं। ये सुनकर मुझे अब सब याद आया। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने ये सीन पहले भी देखा था। ये 2007 था और मैं हाई स्कूल में जूनियर था। उस समय जिस सरकारी फैक्ट्री में मम्मी काम करती थी, उसकी हालत सच में खराब थी और छंटनी शुरू हो गई थी। मम्मी ने आखिरकार रुकने का फैसला किया, लेकिन असल में बस 1-2 साल बाद ही फैक्ट्री दिवालिया हो गई और बंद हो गई, उसे बेच दिया गया। अंत में मम्मी अपनी जॉब खोने से बच नहीं पाईं। और सच तो ये है कि चुनने के उस पल में मुझे बहुत साफ याद है। हालांकि मम्मी फिल्म प्रोजेक्शन फैक्ट्री में काम करती थीं, लेकिन उनका हमेशा से सपना था कि वो अपनी खुद की दुकान खोलें और बिजनेस चलाएं। पर एक तरफ वे ट्रेडिशनल सोच से प्रभावित थीं, इंस्टिंक्टिवली स्टेबिलिटी ढूंढ रही थीं, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। दूसरी तरफ समस्या एक्चुअली मुझसे भी जुड़ी थी, उनका बेटा। पापा ने ये सुनकर सिर हिलाया। रहने दो, तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम बिजनेस कैसे चलाओगी? इसके अलावा ग्रे अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के आखिरी दौर में है। तुम्हारा फैक्ट्री में काम करना ही ठीक है। कम से कम तुम्हारे पास घर की चीजों का ख्याल रखने के लिए समय तो है। अगर तुम बाहर जाकर बिजनेस शुरू करोगी तो तुम्हारे पास उसके लिए और भी कम समय होगा। उनकी कही पहली बात सुनकर मम्मी को एक्चुअली थोड़ा यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उनके पति ने दूसरी बात में बेटे का जिक्र किया तो वो तुरंत मान गई। हालांकि उनके अंदर अभी भी थोड़ी झिझक और पछतावा था, फिर भी उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। ये सच है, मैं सुपरवाइजर को बता दूंगी कि मैं पे कट ले लूंगी और रुक जाऊंगी। मम्मी पापा की बातचीत सुनकर मुझे अंदर से गर्माहट भी महसूस हुई और थोड़ा गिल्ट भी। अगर मैं ना होता तो शायद मम्मी पापा को इतनी फिक्र न करनी पड़ती। अब जब मैं रिबॉर्न हुआ हूं तो मुझे कुछ बदलाव करने चाहिए। मुझे खुद को पछतावे में नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे मम्मी पापा को भी पछतावा नहीं होने देना चाहिए। इस पर सोचते हुए मैंने मम्मी पापा की ओर देखा और बोला, मुझे लगता है मम्मी को जॉब छोड़ देनी चाहिए। बिजनेस शुरू करना अच्छा हो सकता है। फैक्ट्री की परफॉर्मेंस पहले से ही खराब है। अगर आप पे कट लेकर रुकती भी हैं तो ये कुछ सालों से ज्यादा नहीं चलेगा। अगर फैक्ट्री दिवालिया होकर बंद हो जाती है तो भी आपकी जॉब तो जाएगी ही। इससे अच्छा है कि अभी सेवरेंस छंटनी का पैसा लेकर एक चांस लिया जाए। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस चल पड़ा और आप अच्छे पैसे कमाने लगी तो जब मैं बाद में बड़े शहर में कॉलेज जाऊंगा तो आप मुझे रहने के लिए जगह खरीदने में भी मदद कर सकेंगी, है ना? तर्कों की एक पूरी लड़ी जो बहुत रीजनेबल थी। और आखिरी लाइन ने, भले ही वो मजाक लग रही थी, मम्मी को थोड़ा भावुक कर दिया। ये गलत नहीं है। इसके अलावा जब ग्रे बाद में कॉलेज जाएगा तो जगह पहले से तैयार होना बहुत सुकून देने वाला होगा। पापा को भी लगा कि इसमें कुछ दम है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। अभी तुम्हारी पढ़ाई का क्या? घर की चीजों का ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत है। मैं मुस्कुराया। पापा, मैं अब बच्चा नहीं हूं। पढ़ाई मैं खुद संभाल सकता हूं। मम्मी ने ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुंह बनाया। कह तो तुम बहुत अच्छे से रहे हो, लेकिन पिछले मॉक एग्जाम में तुम्हारी रैंक 40 के आसपास थी। हम चैन से कैसे रहें? मैंने बिना पलक झपकाए कहा। वो पहले की बात थी। मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा था। अब चीजें बदल गई हैं। अगले हफ्ते सेकंड मॉक एग्जाम है। मैं तब आपको दिखा दूंगा। ग्रेड में आसानी से टॉप 10। मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को देखा और तुरंत हंसने लगे, जैसे मैं बिना सोचे समझे शेखी बघार रहा हूं। ठीक है, ग्रेड में टॉप 10 छोड़ो। अगर तुम इस मॉक एग्जाम में अपनी क्लास के टॉप 10 में आ गए तो मम्मी तुम्हारी बात मान लेगी और जॉब छोड़कर कुछ नया ट्राई करेगी। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस। मम्मी ने भी हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे हाई फाइव किया। वे काफी बोल्ड और बहादुर लग रही थीं। प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस। पेरेंट्स के साथ लेट नाइट स्नैक खाने और बाथरूम में फ्रेश होने के बाद मैं अपने कमरे में वापस चला गया। दरवाजा बंद करने से पहले मुझे लिविंग रूम से मम्मी पापा की धीमी आवाजें सुनाई दी, जो बर्तन साफ करते हुए डिस्कस कर रहे थे। अजी सुनते हो,
क्या आपने नोटिस किया कि ग्रे आज जब घर आया तो थोड़ा बदला हुआ लग रहा था? आपने भी नोटिस किया? उसने हमें देखते ही गले लगा लिया। मैं तो डर ही गई थी। और जो एनालिसिस उसने अभी तुम्हें दिया वो कितना ऑर्गेनाइज्ड था। मुझे लगता है कि वो सच में सुधार दिखा रहा है, यहाँ तक कि उसने टॉप 10 में आने का प्रॉमिस भी किया है। क्या आपको लगता है कि हमारा बेटा इस मॉक एग्जाम में ऐसा कर पाएगा? टॉप 10 इतना आसान नहीं है, और वो मेरा बेटा कब से हो गया। आखिरकार ये पुराने कपल की प्यारी और हंसी मजाक वाली बातों में बदल गया। मैं धीरे से मुस्कुराया, फिर धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने बेडरूम में चला गया। कमरे में मैं तुरंत बेड पर नहीं लेटा। इसके बजाय मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया, बैग से किताबें और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स निकाल लीं। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपनी पास लाइफ के प्रेप स्कूल टीचर वाले उस एहसास को जगाने की कोशिश की और पागलों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। अगली सुबह मैंने अपनी नींद भरी आंखें मली और एक बड़ी जम्हाई लेते हुए अंगड़ाई ली। मैं कल रात 2:30 बजे तक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहा था। जागने पर मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या समय हुआ है। ये सोचते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। धत तेरी की, क्या टाइम हुआ है? मैंने पागलों की तरह कपड़े पहने, अपना बैग पैक किया। ब्रेकफास्ट के लिए समय नहीं था। मम्मी पापा को जल्दी से बाय कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैं अपनी बाइक पर कूदा और सीधा स्कूल की तरफ भागा। जो रास्ता आमतौर पर 10 मिनट से ज्यादा लेता था वो 7 मिनट में पूरा हो गया। जैसे ही मैं स्कूल गेट पर पहुंचा, अचानक पीछे से एक आवाज आई, ग्रैसन, वहीं रुक जाओ। मैंने तुरंत ब्रेक मारे और रिफ्लेक्सिवली आवाज की तरफ मुड़ा। वो मेडिसन और उसका बेस्ट फ्रेंड डेरिक थे, साथ में 2 और लड़कियां मेरी तरफ आ रही थीं। उन्हें देखकर मैं बस मुड़ने और जाने के लिए तैयार था। दोस्तों, मुझे मॉर्निंग सेल्फ स्टडी के लिए जल्दी है। मेरे पास तुम लोगों से बहस करने का समय नहीं है। लेकिन लड़कियां पहले ही तेजी से मेरे पास आ चुकी थीं। डेरिक ने मुझे मुड़ते हुए देखा और तुरंत और भी गुस्से में चिल्लाया, रुको, जाने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज काफी तेज थी, जिससे स्कूल गेट के पास काफी स्टूडेंट्स का ध्यान खींच गया। मैंने कुछ झुंझलाहट के साथ उन्हें देखा। क्या चाहिए? ये देखकर कि मैं काफी चिढ़ा हुआ लग रहा हूं, डेरिक का चेहरा और भी गुस्से से भर गया। तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। कबूल करो, तुमने कल मेरी लड़की मेडिसन के साथ ऐसा क्या किया कि वो ऐसी हो गई है? अभी माफी मांगो। उनके बगल में खड़ी 2 जूनियर लड़कियां, जो शायद मेडिसन और डेरिक की क्लोज फ्रेंड्स थीं, वे भी बोल पड़ीं, सही बात है, माफी मांगो। एक लड़के का लड़की को बुली करना, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जब उसकी सहेलियां मिलकर मेरी आलोचना कर रही थीं, मेडिसन, जो इस सब में शामिल थी, कुछ नहीं बोली। वो बस वहां लाल आंखों के साथ खड़ी थी, जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ हो। वो डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी, बिल्कुल बेचारी। तुरंत दूसरी क्लासेस और दूसरे ग्रेड्स के काफी स्टूडेंट्स मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगे। इस लड़के ने एक सुंदर लड़की को बुली किया, कितना घटिया है। अपने आसपास फुसफुसाहट सुनकर मेडिसन ने बाहर से अपना वही बेचारी वाला रूप बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऑब्जर्व कर रही थी और थोड़ा गर्व महसूस कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने और उसके बेस्टी डेरिक ने पहले से प्लान किया था। कल इतनी बेइज्जती होने के बाद आज स्कूल गेट पर वो ग्रैसन को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। डेरिक ने एक हाथ से मेरी बाइक का हैंडल मजबूती से पकड़ लिया। तीनों लड़कियां मेरे सामने एक लाइन में खड़ी हो गईं, जिससे साफ था कि मैं बिना माफी मांगे नहीं जा पाऊंगा। इस सिचुएशन में कोई और होता तो शायद हार मान लेता। मेडिसन की आंखों में जीत की चमक थी। वो तो अकड़कर खड़ी भी हो गई, शान से मेरी माफी सुनने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही पल मैंने बस अपना सिर स्कूल गेट के दाईं ओर घुमाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, टीचर, ये लोग मुझे क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं। उसी पल डेरिक और बाकी 2 लड़कियां जम गईं। मेडिसन ने भी अचानक सिर उठाया। वो फटी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने इमेजिन किया था कि मैं अनगिनत तरीकों से रिएक्ट करूंगा, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उसके जैसा बड़ा लड़का, जिसे कुछ छोटी लड़कियों ने रोका था, उसने सीधे टीचर को टैटल चुगली करना चुना। डेरिक अंदर ही अंदर पैनिक हो गया और उसने जल्दी से मेरी बाइक का हैंडल छोड़ दिया। वे 2 जूनियर लड़कियां भी घबरा गईं और रास्ता दे दिया, पीछे हट गईं, इस डर से कि कहीं वो अधेड़ उम्र के टीचर आकर उनसे पूछताछ न करने लगे। मैंने अपनी बाइक आगे बढ़ाई और इत्मीनान से मेडिसन और बाकी लड़कियों के पास से गुजरकर स्कूल गेट के अंदर चला गया। मुझे इस तरह शान से जाते देख डेरिक को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ग्रैसन, तुम खुद को मर्द कहते हो? तुम माफी तक नहीं मांग सकते। तुम कितने ओछे हो। कौन सी लड़की तुम्हें कभी पसंद करेगी? उसकी ये बातें सिर्फ बोलने से कहीं ज्यादा, वो तो बस अपनी भड़ास निकाल रहे थे। ठीक उसी पल एक ठंडी आवाज अचानक गूंजी, मैं करूंगी। अचानक एक गहरे इंजन की दहाड़ सुनाई दी। एक शानदार काली मैबैक 60 स्कूल के गेट के सामने आकर स्मूथली रुक गई। कार का दरवाजा खुला और पिछली सीट से एक लंबी, छरहरी और बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली, जिसने स्कूल गेट पर मौजूद लगभग हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
सेराफिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ी। कार के सामने से घूमकर आते हुए उसका हर कदम हल्का लेकिन पावरफुल था, जैसे वो वहां खड़े सभी लोगों के दिलों पर चल रही हो, हमेशा की तरह ठंडी और खूबसूरत। मेरे पास पहुंचकर स्कूल ब्यूटी के चेहरे का भाव बिल्कुल बर्फीला रहा और वो शांति से बोली, हमें देर हो रही है, चलो। इसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर मेरा बायां हाथ थाम लिया। फिर सबकी हैरान नजरों के सामने वो मुझे लेकर स्कूल के गेट के अंदर चली गई। स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद मैं सेराफिना की तरफ मुड़ा। अभी के लिए थैंक्स। हालांकि टीचर को चुगली करने से मेरी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई थी, लेकिन सेराफिना का मुझे बैक करना और उन्हें उनकी औकात दिखाना, खासकर मेडिसिन का उतरा हुआ चेहरा देखना काफी सेटिस्फाइंग था। सेराफिना के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। उसने हल्के से जवाब दिया, कोई बात नहीं, डेस्कमेट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। ये वही है जो मुझे करना चाहिए। तुमने कल मुझे ट्यूशन में मदद की थी, तो ये बस उसी का एहसान चुकाना है। गलतफहमी मत पालना। मैंने अपने बाएं हाथ की तरफ देखा, जिसे सेराफिना ने अभी भी मजबूती से पकड़ रखा था। गलतफहमी? बेशक, मैं कोई गलतफहमी नहीं पालता, लेकिन क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकती हो? सेराफिना ने बिना कोई भाव बदले और ऐसे एक्ट करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो, आखिरकार मेरा हाथ छोड़ दिया। सॉरी, भूल गई थी। हम क्लासरूम में पहुंचे ही थे कि मॉर्निंग सेल्फ स्टडी की घंटी बिल्कुल टाइम पे बजी और होमरूम टीचर पंक्चुअलिटी के साथ अंदर आ गए। टीचर को इंस्पेक्शन के लिए आते देख पोडियम के नीचे बैठे सीनियर्स ने जल्दी से अपनी लिटरेचर की किताबें निकाल लीं और एक सुर में जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। होमरूम टीचर ये नज़ारा देखकर सैटिस्फाइड लगे। उन्होंने एक बार चारों तरफ नजर घुमाई और फिर पिछले दरवाजे से बाहर चले गए। जैसे ही टीचर गए, क्लास में पढ़ने की आवाज अचानक ढीली पड़ गई, जैसे गिटार का कोई ढीला तार हो। जो अभी कुछ पल पहले एक जैसा और लयबद्ध था, वो तुरंत शोर शराबे में बदल गया। काफी स्टूडेंट्स ने अपने बैग और जेब से ब्रेकफास्ट निकाला और पागलों की तरह खाने लगे। वे सब मॉर्निंग सेल्फ स्टडी के लिए लेट होने के डर से बिना खाए आए थे। तुरंत ही क्लास में अलग अलग तरह के ब्रेकफास्ट की महक फैल गई। पिछली रो में बैठे मेरे पेट ने भी गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। खाने की खुशबू सूंघकर और बाकी सबको मजे से खाते देख मैं अपना थूक घोंटे बिना नहीं रह सका। आज सुबह मैं इतनी जल्दी में था कि ब्रेकफास्ट साथ नहीं ला पाया था। अब मुझे सच में भूख लग रही थी, लेकिन अभी के लिए मुझे बस सब्र करना था। अचानक एक पतले और गोरे हाथ ने, जिसमें राइस रोल और सोया मिल्क था, धीरे से मेरे पास हाथ बढ़ाया। उसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने रिफ्लेक्सिवली अपना सिर घुमाया और बगल में बैठी सेराफिना के उस रूहानी और ठंडे चेहरे को देखा। मैंने आज सुबह बहुत ज्यादा खरीद लिया था। ये तुम्हारे लिए है, मैं नहीं चाहती कि ये बर्बाद हो जाए। सेराफिना की इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर, जो उसने अपने नेचुरल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ दी थी, मैंने अपने सामने रखे ब्रेकफास्ट को देखा और बेशर्मी से अपना थूक गटका। अच्छा, तो फिर थैंक्स। सेराफिना ने गला साफ किया और पहले ही दूसरी तरफ मुड़ गई थी। अपनी लिटरेचर की किताब उठाकर पढ़ना जारी रखा। कोई बात नहीं, हम डेस्कमेट्स हैं। ये वही है जो मुझे करना चाहिए। इधर मैंने पहले ही ईगरली अपना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट खाना शुरू कर दिया था। बेशक मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरे बगल में बैठी सेराफिना के होठों पर, जो अपनी लिटरेचर की किताब के पीछे छिपी थी, एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। उसके अंदर का छोटा इंसान आंखें सिकोड़कर मुस्कुरा रहा था, बहुत खुश। ओ माय गॉड, पहली बार अपने डेस्कमेट को सफलतापूर्वक खाना खिलाया। क्लासेस की उबाऊ सुबह खत्म हुई। आखिरी पीरियड पीई का था। छोटे मैदान पर पीई टीचर, जो अक्सर सर्दी जुकाम से बीमार रहते थे, उन्होंने क्लासेस बदल ली थीं। आज वे भी दरियादिली दिखा रहे थे। हाथ हिलाते हुए बोले, ये आखिरी पीई क्लास है, जो चाहो वो करो, लेकिन तुम सबके लिए अगली सबसे जरूरी चीज कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी है। तुम्हारे पीई टीचर के नाते मुझे तुम्हें ये बताना है कि एग्जाम्स के रिव्यू के दौरान एक हेल्दी बॉडी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। ये छोटा सा भाषण देने के बाद पीई टीचर अपने हाथ पीछे बांधकर वहां से चले गए। सीनियर्स को कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते हुए छोड़ गए। एक पल बाद सब इधर उधर बिखर गए। लड़के बास्केटबॉल, सॉकर या वॉलीबॉल खेलने चले गए या पिंग पोंग टेबल पर कब्जा करने दौड़ पड़े। ज्यादातर लड़कियां कैफेटेरिया में स्नैक्स खरीदने चली गईं। कुछ तो सीधे वापस भी चली गईं, पढ़ाई का एक एक मिनट बचाने के लिए। मैं बिना किसी काम के वहां खड़ा था, तभी मेरा दोस्त मेसन किसी तरह मेरे बगल में आ गया। ब्रो, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने सिर हिलाया। काफी अच्छी, मैंने वो सब रिव्यू कर लिया है जो जरूरी था। मेसन की आंखें फटी रह गईं। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। अपनी बात बीच में रोककर मेसन ने सावधानी से दाएं बाएं देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। मेरा मतलब है, तुम और हमारी आइस क्वीन क्लास प्रेसिडेंट कहां तक पहुंचे हो? मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। कहां तक? मतलब कहां तक? हम बस नॉर्मल डेस्कमेट्स हैं। मेसन ने यह सुनकर मुझे थम्स अप दिया। उसका चेहरा साफ कह रहा था, मैं समझ गया, सब समझ गया।
इसे सीक्रेट रख रहे हो, है ना? मेरे भाई होने के लायक हो, चुपके से बड़े धमाके कर रहे हो, पब्लिकली जाने के लिए अंत तक का इंतजार कर रहे हो, सबको शॉक दोगे। ये सुनकर मेरे सिर की नस फटने लगी। सेराफिना और मेरे बीच साफ तौर पर सबसे पवित्र डेस्कमेट वाली दोस्ती थी। वो हाथ पकड़ना, साथ में खाना, ट्यूशन, क्या वो सब बस इत्तेफाक और लॉजिक नहीं था? मेरी पास्ट लाइफ में मेरे मन में सेराफिना के लिए सीक्रेट फीलिंग्स थीं, लेकिन वो तो लीजेंडरी आइस क्वीन स्कूल ब्यूटी थी। उसे मुझ जैसे किसी इंसान में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? जब हम बात कर रहे थे, उसी वक्त सीनियर्स लड़कियां कैफेटेरिया से स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदकर वापस आने लगीं। इस छोटे से मैदान पर हमारी क्लास के लड़के बॉल खेल रहे थे। क्लास की लड़कियों को वापस आते देख वे बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराते हुए बातें करने आए, लड़कियों से ड्रिंक्स शेयर करने को कहने लगे। लड़के लड़कियां थोड़ी हंसी मजाक करने लगे। अगर किसी लड़की की किसी लड़के से दोस्ती होती तो शायद वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बॉटल खरीद लेती। कदमों की आहट के साथ सेराफिना अपने शांत चेहरे के साथ 2 बोतलें पकड़े हुए वहां आई। आइस क्वीन की उस गजब की दिल जीत लेने वाली मौजूदगी ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। सबकी निगाहें हम पर थीं। सबके सामने स्कूल ब्यूटी शांति से मेरे पास आई और कैजुअली मुझे एक चिल्ड स्प्राइट थमा दी। मैंने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा बॉटल खरीद ली थी। अचानक पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। पीई क्लास के सभी स्टूडेंट्स खुद को देखने से नहीं रोक पाए। उनकी नजरें स्कूल ब्यूटी और उसके हाथ में मौजूद उस ठंडी स्प्राइट पर जम गईं। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बगल में खड़ा मेसन भी मुझे बड़े दुख के साथ देख रहा था। बिना एक शब्द बोले उसके एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे थे। पीई क्लास के दौरान स्कूल ब्यूटी ने सबके सामने तुम्हें ड्रिंक दी है और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम लोग बस नॉर्मल डेस्कमेट्स हो? इस पर कौन यकीन करेगा? लेकिन मैं इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था। सेराफिना की बात सुनकर मैंने समझदारी से सिर हिलाया। मुझे लगा कि उसकी बात बिल्कुल सही है। फिर मैंने बॉटल ली, ढक्कन घुमाया और ठंडी स्प्राइट का एक बड़ा घूंट भरा। मेरा पूरा शरीर तुरंत रिफ्रेश हो गया। उसी समय सेराफिना ने भी अपना चिल्ड वाटरमेलन जूस खोला और एक छोटा सा घूंट लिया। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ी, जिससे चेहरे पर रिलैक्स होने का एहसास दिखा। मैंने स्प्राइट नीचे रखी और क्यूरियस होकर सेराफिना के हाथ में मौजूद वाटरमेलन जूस को देखने लगा। यह ब्रांड शायद इम्पोर्टेड लग रहा था। मैंने इसे अपनी पास्ट लाइफ में कैफेटेरिया में देखा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा था। मेरी नज़र भांपते हुए सेराफिना ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और वाटरमेलन जूस को मेरी तरफ बढ़ाते हुए इशारा किया। चाहिए? उस एक सेंटेंस ने हमारे आसपास मौजूद सबको जमा दिया। मेसन से शुरू करते हुए, इससे पहले कि उनके दिमाग प्रोसेस कर पाते कि उसका मतलब क्या है, अगले ही पल एक होश उड़ा देने वाला सीन सामने आया। सेराफिना का एक्सप्रेशन शांत और कोमल था। उसने वही वाटरमेलन जूस मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसका उसने अभी घूंट लिया था। ट्राई करो, शॉर्ट और स्वीट। मैं थोड़ा शर्मिंदा होने का नाटक करने लगा। यह ठीक नहीं लग रहा। मैंने पहले ही तुम्हारी स्प्राइट पी ली है। सेराफिना बिल्कुल रिलैक्स दिखी। ठीक है, हम डेस्कमेट्स हैं। एक घूंट शेयर करने से कोई मर नहीं जाएगा। वहां मौजूद अनगिनत लड़के ये सीन देखकर अंदर ही अंदर पागल हो रहे थे। उनके दिल चीख रहे थे। किसने कहा कि कोई नहीं मरेगा? तुम हमारे दिल पर खंजर घोंप रही हो। ये एक इनडायरेक्ट किस है। मैंने सोचा और लगा कि उसकी बात में दम है। मैंने खुशी खुशी और बड़े दिल के साथ वाटरमेलन जूस ले लिया, लेकिन अपने होंठ लगाने के बजाय मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और ऊपर से थोड़ा सा अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लड़कों ने चैन की सांस ली। शुक्र है भगवान का, कोई इनडायरेक्ट किस नहीं हुआ। उस छोटे से लड़के को कम से कम अपनी औकात और अपनी लिमिट्स पता है। लेकिन अगले ही सेकंड सेराफिना ने मेरे हाथ में मौजूद चिल्ड स्प्राइट पर नजर डाली और अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। मुझे भी अपनी वाली का एक घूंट लेने दो। हवा फिर से जम गई। मेसन को तो जैसे करीब से डॉग फूड, दूसरों का रोमांस देखना, खाने की आदत हो गई थी, लेकिन इस पल वो भी अंदर से कांप गया। ये क्या बकवास है? वो इस तरह भी शो ऑफ कर सकती है? ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कूल ब्यूटी आज किसी भी कीमत पर ये इनडायरेक्ट किस करा के ही मानेगी? आसपास के लड़के फटी आंखों से देख रहे थे। ओ छोटे, हिम्मत भी मत करना। अगर हिम्मत की तो वो स्प्राइट हमें दे देना। मैंने बाकी सबकी नजरों को पूरी तरह इग्नोर किया और बड़े दिल के साथ स्प्राइट आगे बढ़ा दी। मुझे ये लॉजिकल लगा। फिर उस जमे हुए माहौल में अनगिनत आंखों के सामने सेराफिना ने स्प्राइट ली, धीरे से उसे अपने होठों तक ले गई और एक छोटा सा घूंट लिया। कॉन्टैक्ट। उस पल में वहां मौजूद अनगिनत लड़कों के दिल टूट गए। स्प्राइट का घूंट लेने के बाद सेराफिना ने शांति और स्वाभाविकता के साथ बॉटल मुझे वापस कर दी। थैंक्स, मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया। कोई बात नहीं। बात करते हुए मैंने स्प्राइट वापस ले ली और वाटरमेलन जूस कैजुअली सेराफिना को लौटा दिया। ठीक तभी हवा को चीरती हुई एक तेज सीटी जैसी आवाज के साथ पीछे से एक तेज झोंका आया। फासला इतना कम था कि मेरे बगल में खड़े मेसन को भी रिएक्ट करने का समय नहीं मिला।
मैंने बस एक गोल काली चीज हवा में सनसनाती हुई देखी जो मेरी और सेराफिना की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। मैं अचानक घूमा और बिजली की तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्मैक! एक बास्केटबॉल को मैंने सफाई से एक हाथ से पकड़ लिया। शौक में आई आहें तुरंत एक लहर की तरह उठी जिसमें मैसन भी शामिल था। आसपास के सभी लोग दंग रह गए और फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। एक हाथ से कैच, वो भी ऐसी सिचुएशन में जो लगभग एक स्नीक अटैक, चुपके से हमला था। ये क्या बकवास है? ये कैसे रिफ्लेक्सेस हैं? ये बहुत कूल था। सिर्फ सेराफिना के चेहरे पर थोड़ी सी हलचल हुई और उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। फिर मैंने ऊपर देखा, टायर की तरफ देखते हुए जो हमसे कुछ ही दूरी पर हमारी तरफ आ रहा था। वो थ्रो सिर्फ मुझे ही नहीं लग सकता था, सेराफिना भी उसके निशाने पर थी और वो आसानी से इसकी चपेट में आ सकती थी। ये सोचकर मेरा एक्सप्रेशन अचानक ठंडा पड़ गया। क्या तुम अंधे हो? जिसने बॉल फेंकी थी वो टायर सुलीवन था, जो आज के समय में हमारे ग्रेड की क्लास 5 का हैंडसम बिग शॉट था। क्लास 5 का भी आखिरी पीरियड पीई ही था। टायर अपनी क्लास के कुछ लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था जब उसने सिर घुमाया। उसने मुझे और सेराफिना को कुछ ही दूरी पर देखा, खासकर जब उसने देखा कि सेराफिना खुद मुझे ड्रिंक दे रही है। इसने उसके अंदर एक काली आग लगा दी। बिना सोचे समझे उसने हाथ उठाया और बास्केटबॉल मेरी तरफ दे मारी। उसने पहले सोचा था कि ये थ्रो मेरे सिर के पीछे लगेगा। अगर चोट नहीं भी लगी तो कम से कम दर्द तो होगा ही और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके बजाय इसने मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन, सबकी नजरों का केंद्र बना दिया। लेकिन एक चाल फेल होने के बाद टायर दूसरी चाल चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। टायर कैजुअली मुस्कुराया और मेरी तरफ बढ़ा। सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया और मैंने गलत फेंक दिया। मेसन ने आखिरकार रिएक्ट किया। वो अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था। हाथ फिसल गया? तुमने सीधे मेरे भाई के सिर के पीछे निशाना लगाया था। ये साफ तौर पर जानबूझकर किया गया था। टायर ने बेपरवाह मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। खैर, उसे लगा तो नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसके होठों का कोना ऊपर मुड़ा। उम्मीद नहीं थी कि तुम बॉल खेल सकते हो। एक 1-on-1 गेम हो जाए? टायर ने सारा दिखावा छोड़ दिया और सीधे मुझे चैलेंज किया। ये सुनकर वहां मौजूद काफी स्टूडेंट्स के चेहरे बदल गए। वे टायर की बास्केटबॉल स्किल्स को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो जूनियर ईयर में स्कूल टीम में थे। हालांकि वे स्टार्टर नहीं थे, लेकिन एक सॉलिड बेंच प्लेयर थे। उन्होंने कई डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स में स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। मैसन तुरंत पैनिक हो गया और मुझे पीछे खींचने लगा। ब्रो, एक्सेप्ट मत करो। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने बिना कुछ कहे टायर को देखा। टायर को भी कोई जल्दी नहीं थी। वो पूरी तरह शांत और कंपोज्ड खड़ा था। उसके परफेक्ट अपीयरेंस में हल्का सा मजाक था जब उसने मेरी ओर देखा। बेशक, अगर तुम डरे हुए हो तो सबके सामने मान लो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका ये कहना साफ तौर पर एक जानबूझकर की गई उकसावे वाली कार्रवाई, प्रोवोकेशन थी। वो मुझे बुली करने की कोशिश कर रहा था। मेसन ने टायर सुलिवन को घूरा। उसे उकसाना बंद करो। फिर वो घबराकर सेराफिना की ओर मुड़ा। क्लास प्रेसिडेंट, इसे थोड़ा समझाओ। उसे डर था कि वो मुझे नहीं मना पाएगा और सिर्फ सेराफिना की बात का ही कोई असर होगा। लेकिन उस पल सेराफिना ने मेरी ओर देखा, फिर मेरे हाथ में मौजूद बास्केटबॉल को देखा जैसे कुछ याद कर रही हो। वो सोच में डूबी लग रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो कन्फर्मेशन मांग रही हो। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और मुस्कुराया। चलो देख लेते हैं। मैसन तुरंत चिल्लाया, ये क्या बकवास है? मैं यहां तुम्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं और तुम दोनों एक दूसरे की बात ऐसे मान रहे हो जैसे कुछ गलत ही ना हो। मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। क्या होगा अगर सुलिवन तुम्हें बुरी तरह हरा दे? लेकिन मेसन के फिर से कुछ बोलने से पहले ही सेराफिना ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। मैंने बस इतना कहा और टायर की ओर मुड़कर देखा। 1-on-1 मुझे मंजूर है। सीधा और साफ जवाब। बात खत्म। यहां तक कि टायर खुद भी ये सुनकर एक पल के लिए दंग रह गया, फिर हंसा। उसकी आंखों में एक चमक थी। इंटरेस्टिंग। छोटे कोर्ट का बास्केटबॉल एरिया, हाफ कोर्ट, 1-on-1, अमेरिकन रूल्स, 11 पॉइंट्स, 3 ड्रिबल की लिमिट, विनर डिसाइड करने के लिए एक गेम। साइडलाइन पर कम से कम कई दर्जन स्टूडेंट्स देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हर कोई अपनी सांसें रोककर बैठा था। माहौल काफी टेंस था। बॉल पहले मेरे पास थी। 3 पॉइंट लाइन के बाहर टायर ने मेरी ओर देखा। उसके होठों के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान थी। मैं तुम्हें पहले मौका देता हूं। फिर उसने बॉल मेरी तरफ उछाली। मैंने उसे पकड़ा और टायर को देखकर मुस्कुराया। थैंक्स। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, लगभग बिना किसी वार्निंग के, मैं अचानक उठा और अपना हाथ ऊपर किया और परफेक्ट फॉर्म के साथ एक टेक्स्टबुक जंप शॉट लगाया। रिलीज इतनी तेज थी कि टायर रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। जल्दी में मुड़कर ऊपर देखते हुए वो बस बास्केटबॉल को हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए और बिना नेट को छुए अंदर स्विश जाते हुए देख सकता था।
3 पॉइंट्स पक्के, बास्केटबॉल जमीन पर उछली। टायर वहीं जम गया। मेसन का जबड़ा खुला का खुला रह गया। ये क्या बकवास है। दर्जनों स्टूडेंट्स के साथ पूरे कोर्ट पर सन्नाटा छा गया और फिर अचानक आहें भरने की आवाजें आईं। सेराफिना साइडलाइन पर अपने वही कोल्ड और शांत एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी, अपनी कोमल भौहें थोड़ी ऊपर उठाए हुए, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अपनी शांति वापस पाने के बाद टायर ने गुस्से में बॉल उठाई और फिर से मेरा सामना करने के लिए मुड़ा। उसने बॉल फिर से मेरी तरफ पास की। मैंने फिर से सिर हिलाया, एक बार फिर हल्के और कैजुअल अंदाज में थैंक्स। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैं अचानक आधे कदम के साथ आगे झुका और साथ ही बाईं ओर ड्रिबल किया। पहला ड्रिबल ऐसा था जैसे मैं आगे बढ़ने ड्राइव की कोशिश कर रहा हूं। टायर के नर्व्स पूरी तरह अलर्ट थे। उसने तुरंत रिएक्ट किया, बाईं ओर का रास्ता काटने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाईं ओर शिफ्ट हुआ, मैं अचानक रुक गया, स्टेप बैक के साथ बॉल वापस खींची और तुरंत 3 पॉइंट लाइन के पीछे चला गया, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। एक और साफ और डिसाइसिव जंप शॉट। बास्केटबॉल ने एक बार फिर हवा में परफेक्ट आर्क बनाया। सबके देखते देखते वो फिर से सीधे नेट के अंदर गई। एक और 3 पॉइंटर, लगातार 2। इस बार पूरा कोर्ट शोर से गूंज उठा। मेसन इतना एक्साइटेड था कि वो लगभग उछल ही पड़ा, अपने पूरे गले से चिल्लाते हुए, ब्रो तुम तो पागल हो। टायर का एक्सप्रेशन अचानक बहुत खराब हो गया। उसे बेवकूफ बनाया गया था। इस लड़के का शूटिंग टच बहुत सटीक था, उसकी स्ट्रैटेजी बहुत चालाक थी। और इस पूरे शोर शराबे के बीच साइडलाइन पर खड़ी सेराफिना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसा उसने सोचा था। बाकी लोग मेरी बास्केटबॉल स्किल्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उसने पिछली लाइफ में मेरा जर्नल पढ़ा था और उस जर्नल में उसने मेरे कुछ छोटे सीक्रेट्स और हिडन टैलेंट्स के बारे में पढ़ा था। पता चला कि मुझे बचपन से ही बास्केटबॉल खेलना पसंद था और एलिमेंट्री स्कूल में मेरा सिलेक्शन काउंटी यूथ ट्रेनिंग टीम के लिए भी हुआ था। हाई स्कूल तक आते आते मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और दोस्तों की कमी और पढ़ाई के भारी बोझ के कारण मुझे खेलने के मौके कम ही मिले। लेकिन जब भी मेरा मूड खराब होता, मैं अकेले कोर्ट पर जाके कुछ देर खेलता और अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करता, खासकर मेडिसिन की वजह से उस ग्रीन टी क्लास फ्लावर द्वारा रिजेक्ट होने और बुरा महसूस करने के बाद। मैं कोर्ट पर जाकर बास्केटबॉल खेलता और अपने दुख को बाहर निकालता। ये सोचकर सेराफिना को जलन महसूस हुई। मेरी तरफ उसकी नजरें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उस मेडिसिन लड़की की वजह से उसने लगभग हर दिन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस की। कोर्ट पर जैसे ही टायर बॉल लेने गया, मैं अचानक कांप गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सहरन हुई। किसी तरह मुझे किलिंग इंटेंट, मारने का इरादा जैसा महसूस हुआ। स्कोर पहले ही 8-0 था। वहां मौजूद हर कोई हैरान था। टायर स्कूल टीम में था और ग्रासन उसे इस तरह धूल चटा रहा था। वो बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ खेला जा रहा हो। आखिरी 3 पॉइंट्स के लिए पूरा कोर्ट अचानक शांत हो गया। हर किसी ने अपनी सांसें रोक ली थीं, जैसे जोर से सांस लेने से भी डर लग रहा हो। आंखें फटी हुई थीं, कोई एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था। उसने बॉल फिर से मेरी तरफ पास की। टायर मेरे सामने खड़ा था, झुककर मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। इतने सारे लोगों के सामने मैं हार नहीं सकता। अगर मैं इस जैसे लड़के से हार गया तो स्कूल में टायर सुलिवन की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा एक्सप्रेशन शांत और कंपोज्ड रहा। बॉल रिलीज करने से पहले एक और पंप फेक। टायर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। ब्लॉक करने की कोशिश में हाथ ऊपर किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बस मेरी कलाई के झटके और बॉल की ट्रैजेक्टरी, रास्ता देखकर ही वो बता सकता था कि ये 3 पॉइंटर पक्का अंदर जाएगा। टायर ने हताशा और गुस्से में मुझे देखा जब उसका शरीर जमीन पर उतरने वाला था। उसी पल एक काला, उसके दिमाग में एक जहरीला ख्याल कौंधा। अचानक टायर ने जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ा दिया। स्वश! बास्केटबॉल सीधा नेट के अंदर, परफेक्ट 3 पॉइंटर। 11-0 से 1-on-1 में क्लीन स्वीप। पूरा कोर्ट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन उसी समय टायर और मैं दोनों एक के बाद एक जमीन पर उतरे। मेसन समेत कई स्टूडेंट्स खौफ में जम गए जब उन्होंने नोटिस किया कि टायर के दाएं पैर का पंजा ठीक वहीं था जहां मैं लैंड करने वाला था। ब्रो संभल के! मेसन डर के मारे चिल्लाया। मेरा रिएक्शन एक कदम तेज था। जैसे ही मुझे उसके गलत इरादे का एहसास हुआ, मैंने जमीन पर उतरने से पहले खुद को हवा में ही एडजस्ट किया और अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल लिया। थर्ड, मैं जमीन पर उतरा। मैंने अपना पूरा वजन दाएं पैर पर डाल दिया, जबकि बाएं पैर से नीचे गिरने के दबाव को कम करने की कोशिश की। फिर भी मैं टायर के फैलाए हुए पैर पर कदम रखने से नहीं बच पाया। मैं लड़खड़ाया और 2 कदम पीछे गया, लेकिन मैं गिरा नहीं। पूरे कोर्ट पर शोर मच गया। मेसन फिक्र के साथ दौड़कर आया। ब्रो, तुम ठीक हो? फिर मेरे क्लासमेट्स टायर पर बुरी तरह भड़क गए। तुम्हारी दिक्कत क्या है? हार बर्दाश्त नहीं हो रही तो गंदा खेल रहे हो। टायर के क्लास 5 वाले दोस्त भी वहां जमा हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से टायर की उस हरकत को देखा था। इसलिए जब उन्होंने टायर की ओर देखा
तो सबके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बिग शॉट को वे एडमायर करते हैं उसकी इमेज इस तरह मिट्टी में मिल जाएगी। टायर का चेहरा उतर गया था। पैर आगे बढ़ाने के तुरंत बाद उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। ये वाकई देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, और सबसे चिढ़ाने वाली बात ये थी कि वो मुझे चोट पहुंचाने में भी नाकाम रहा था, लेकिन बाहर से वो अपनी कड़क हंसी के साथ बेशर्मी से इनकार करता रहा। कौन गंदा खेल रहा है? झूठे इल्जाम मत लगाओ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी वो ठीक तो है। लेकिन अंदर ही अंदर टायर सुलग रहा था। धत, अगर मैं इस लड़के को कुछ दिनों के लिए बाहर कर पाता तो कम से कम कलेजे को ठंडक मिलती। टायर के इन बकवास बहानों को सुनकर मैसन और बाकी सीनियर्स और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। मैंने हाथ हिलाया और टायर की ओर मुस्कुराकर देखा। मैच हारना एक बात थी, लेकिन अपनी इज्जत भी हार गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मामूली सी बात, लेकिन ये उसके चेहरे पर एक अदृश्य तमाचे की तरह थी। सीधा उसके मुंह पर स्मैक जलती हुई। टायर का चेहरा और भी भयानक हो गया। फिर वो ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? किस्मत से एक मैच जीत क्या लिया? तुम खुद को खुदा समझने लगे। चलो दोस्तों। इसके साथ ही टायर अपने लड़कों को बुलाकर वहां से जाने ही वाला था। वहीं रुक जाओ। अचानक एक ठंडी और सुरीली आवाज गूंजी। कदमों की आहट पास आई और सब अनजाने में उस आवाज की तरफ मुड़े। भीड़ छट गई और सामने सेराफिना आती दिखी, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा और बाकी सबको पूरी तरह इग्नोर करते हुए। वह सीधे टायर के पास पहुंची। अपने ठीक सामने उस आइस गॉडेस को देखकर टायर का दिल शर्म से थोड़ा तेज धड़कने लगा। फिर उसने देखा कि स्कूल ब्यूटी ने अपनी लंबी और पतली टांग उठाई और अपने जूते के पंजे से टायर की दाईं पिंडली शिन पर जोर से लात मारी। स्मैक! इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, टायर ने अपना पैर पकड़ लिया और दर्द के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख पूरे कोर्ट में गूंज गई। सेराफिना ने उसे बस ठंडी नजरों से देखा और उसके होठों से दो शब्द निकले, घटिया कायर। फिर वो मुड़ी और मेरे पास आई। उसका कोमल छोटा हाथ मेरे हाथ में था और टोन बर्फीली। चलो। सबके सामने मैं अपनी खूबसूरत डेस्कमेट के पीछे पीछे चल दिया। बास्केटबॉल कोर्ट पर मौत जैसा सन्नाटा था, इतना कि आप सुई गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। जानकारी इतनी ज्यादा थी कि सब सन्न थे। पहले ग्रैसन ने होश उड़ा देने वाली बास्केटबॉल स्किल्स दिखाईं और स्कूल टीम के टायर को 11-0 से हरा दिया। फिर टायर ने जानबूझकर पैर अड़ाया और स्कूल ब्यूटी ने आगे बढ़कर टायर को जोरदार लात मारी। आखिर में वो मेरा हाथ पकड़कर साथ चली गई। सीनियर्स आखिरकार होश में आए। किसी ने अपने होंठ सिकोड़े और झिझकते हुए धीरे से बोला, क्या हमारी क्लास प्रेसिडेंट अभी अपने बंदे को लेकर थोड़ी ज्यादा ही प्रोटेक्टिव नहीं लग रही थी? जैसे ही ये शब्द निकले, स्कूल ब्यूटी के ठंडे स्वभाव को जानने वाली लड़कियां भी अपनी झिझक रोक नहीं पाईं और धीरे धीरे सिर हिलाने लगीं। बगल में खड़े मैसन ने बस एक आवाज निकाली, लग रही थी का क्या मतलब है? थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो भाई। बोलते हुए मैसन ने उस तरफ देखा जहां मैं और सेराफिना गए थे। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो यकीनन फियर्स प्रोटेक्टिवनेस, कट्टर सुरक्षात्मक रवैया ही था। स्कूल ब्यूटी और उसका डेस्कमेट हाथ में हाथ डाले कैंपस के पेड़ों वाली सड़क पर चल रहे थे। अपनी खूबसूरत डेस्कमेट के शांत और ठंडे चेहरे को देखते हुए मैं क्यूरियस होकर पूछे बिना नहीं रह सका, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी खूबसूरत डेस्कमेट की आवाज शांत और संक्षिप्त थी, नर्स के ऑफिस। फिर उसने मेरे बाएं पैर की ओर देखा। अभी मोच आई है ना तुम्हें? मैं एक पल के लिए दंग रह गया, अपने बाएं टखने को देखा और ईमानदारी से सिर हिलाया। मैंने समय रहते रिएक्ट किया था, लेकिन पूरी तरह बच नहीं पाया। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने पूछा, क्या दर्द हो रहा है? मैंने सच बताया, थोड़ा सा। सेराफिना ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और सिर हिलाया। तो फिर मुझे तुम्हारी चलने में मदद करने दो। इससे पहले कि मैं रिएक्ट कर पाता, सेराफिना मेरे एकदम करीब आ गई। उसकी हरकतें बिल्कुल नेचुरल थीं, जैसे उसने मेरा बायां हाथ खींचकर अपने कंधे पर रख लिया हो। साथ ही उसने अपना हाथ मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिया। अचानक स्किन से स्किन का एहसास, एक हल्की सी खुशबू। एक ही पल में मेरी खूबसूरत डेस्कमेट का आधा शरीर लगभग मुझसे सटा हुआ था। स्कूल यूनिफॉर्म के बावजूद मैं उसकी धड़कनें और वो कोमल एहसास महसूस कर पा रहा था जिसने मेरे दिमाग को लगभग सुन्न कर दिया था। 30 साल से ज्यादा की रूह वाला एक मैच्योर आदमी, और मेरा चेहरा वहीं लाल हो गया। घबराते हुए मैंने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूं। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। हमारे बीच की दूरी बस चंद इंच की थी। हमारी नजरें मिलीं। मैंने देखा कि उसकी कोमल भौहें थोड़ी तन गई हैं। मेरी बात सुनो। हमेशा की तरह ठंडा अंदाज, उसकी आवाज में एक क्लास प्रेसिडेंट वाली अथॉरिटी थी। अपने से सिर्फ 8 इंच दूर इतने खूबसूरत चेहरे और उन बिना पलक झपकाए मुझे देखती आंखों को देखकर मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया और मैं चुपचाप उसका साथ देने लगा। ठीक है। पेड़ों वाली सड़क पर एक लड़का और उसे सहारा देती एक लड़की वे साथ साथ चल रहे थे, और उन्हें गुजरते हुए देख वहां से गुजरने वाले हर स्टूडेंट का दिल टूट रहा था। जब हम नर्स के ऑफिस पहुंचे तो वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था।
सेराफिना ने मुझे कुर्सी पर बैठने में मदद की, फिर वो मेडिसिन बॉक्स ढूंढने के लिए मुड़ी। जैसे ही मैं बैठा, मुझे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो और मैंने एक लंबी सांस ली। 2 जिंदगियां जीने के बाद ये पहली बार था जब मैं अपनी खूबसूरत डेस्कमेट के इतने इंटीमेट करीबी कांटेक्ट में था। ये सच में बहुत एम्बिगियस, अजीब था। पिछली बार ऑब्जर्वेटरी में जो हग, गले मिलना हुआ था, वो गिनती में नहीं आता। वो तो विशुद्ध रूप से डेस्कमेट वाली दोस्ती और आभार जताने का तरीका था। एक पल बाद सेराफिना मेडिसिन बॉक्स से मेडिकेटेड स्प्रे की एक छोटी बॉटल लेकर आई। उसने एक कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गई। पैर उठाओ, हमेशा की तरह संक्षिप्त और सीधा। मैंने उसकी और मदद लेने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैं खुद कर सकता हूं। सेराफिना का ठंडा एक्सप्रेशन नहीं बदला। उसने बस अपनी नजरें उठाईं और मुझे एक लुक दिया। पैर उठाओ। बस उस एक लुक का असर था कि मैंने तुरंत आज्ञाकारी ढंग से अपना बायां पैर उठाया और अपनी पैंट थोड़ी ऊपर रोल की। वाकई मेरा टखना एंकल थोड़ा लाल था और उसमें सूजन आ गई थी। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने उसे देखा और धीरे से कमेंट किया, उस टायर ने सच में हद पार कर दी। अंदर ही अंदर सेराफिना गुस्से में दांत पीस रही थी। उसे लगा कि पिछली बार मारी गई लात बहुत हल्की थी। अगली बार वो इसे अंकल जो से संभलवाएगी। फिर बिना किसी झिझक के सेराफिना ने मेरी बाईं पिंडली काफ को अपने घुटने पर रखा, स्प्रे की बोतल ली और टखने पर 2 बार छिड़काव किया। सेराफिना ने अपना सिर झुकाया, हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से टखने के मोच वाले हिस्से को धीरे धीरे रगड़ना शुरू किया ताकि दवा जज्ब हो सके। टखने की मालिश करते हुए सेराफिना बिना ऊपर देखे धीरे से बोली, अगर दर्द हो तो बताना, मैं और धीरे करूंगी। दर्द तो नहीं हो रहा था। मुझे अपनी खूबसूरत डेस्कमेट की उन गोरी, लंबी और कोमल उंगलियों का एहसास हो रहा था जो बिल्कुल सही दबाव के साथ मसाज कर रही थीं। अपनी खूबसूरत डेस्कमेट को इस तरह सिर झुकाए, पूरी तरह फोकस्ड होकर मेरे पैर में दवा लगाते और मालिश करते देख मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं बन रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अभी भी मसाज में मशगूल देख मैंने अपना थूक गटका और सावधानी से मुंह खोला। हे, क्या तुम? मेरी खूबसूरत डेस्कमेट रुकी और उसने ऊपर देखा। उसकी साफ आंखें मुझे देख रही थीं, मानो मेरे आगे बोलने का इंतजार कर रही हों। मैंने कहा, क्या तुम्हारी फैमिली कोई मसाज पार्लर चलाती है? तुम्हारे हाथ में जादू है। हवा एक पल के लिए जम गई। सेराफिना को लगा जैसे उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा सवालिया निशान उगाया हो। यह पागल लड़का क्या कह रहा था? उसे अंदाजा नहीं था कि उस वक्त मैं अंदर ही अंदर कितना पैनिक कर रहा था। मेरे दिल का छोटा इंसान अपनी छाती पीट रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था और रूह जैसे शरीर छोड़ चुकी थी। बाल बाल बचा। मैं अभी लगभग वही पूछने वाला था, लेकिन इतने करीब से अपनी खूबसूरत डेस्कमेट की उन बिना पलक झपकाए देखती आंखों का सामना करते ही मेरी धड़कनें गड़बड़ा गईं। 30 साल से ज्यादा की रूह होने के बावजूद मेरा हार्ट रेट बिगड़ रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी बात बदल दी। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, है ना? इस अजीब सवाल का कोई जवाब न देते हुए सेराफिना ने फिर से सिर झुका लिया और दवा मलने में लग गई। साथ ही उसकी शांत आवाज आई, मुझे वो टायर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने अभी उसे सबक सिखाने में मेरी मदद की, तो समझो मैंने तुम पर एक एहसान उधार कर लिया। दवा लगाना बस उसी का बदला है। गलत फहमी मत पालना। तो ये बात थी। मुझे समझ आ गया। वाकई मेरी खूबसूरत डेस्कमेट अभी भी वही ठंडी इंसान थी जिसे मैं अपनी पास्ट लाइफ से जानता था। वो मुझ जैसे मामूली डेस्कमेट में इंटरेस्टेड कैसे हो सकती है? रिबॉर्न होने का मतलब था शांत रहना। मैं खुद को चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा सकता था। उसी वक्त मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने कैजुअली पूछ लिया, वैसे तुम बास्केटबॉल में काफी अच्छे हो। किसके लिए प्रैक्टिस की थी? मैंने आराम से अपना पैर फैलाया और उससे मालिश करवाते हुए बिना सोचे जवाब दिया, किसी खास के लिए नहीं, बस जब मूड खराब होता था तो प्रैक्टिस कर लेता था। पर वैसे देखा जाए तो मुझे दूसरे सेक्शन की उस मेडिसिन लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हा। अचानक मैंने एक ठंडी आह भरी। मेरी आंखें फटी रह गईं और मेरी पीठ एकदम सीधी हो गई। मैं अपने सामने बैठी सेराफिना को खाली नजरों से देखने लगा। सेराफिना ने ऐसे हाथ पीछे खींच लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। गलती से गलत जगह दब गया। सॉरी। उस शाम नाइट स्टडी खत्म होने के बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने अपनी डेस्क समेटी, बैग लटकाया और जाने के लिए तैयार हुआ, तभी नोटिस किया कि मेरी खूबसूरत डेस्कमेट भी पीछे पीछे आ रही है। तुम्हारे पैर में मूंछ है, चलने में आसानी नहीं होगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। हमेशा की तरह संक्षिप्त। इतना कहकर वो मेरा हाथ अपने कंधे पर रखने और अपनी दूसरी बांह मेरी कमर के चारों ओर लपेटने के लिए तैयार हुई। मैंने जल्दी से उसे रोका, नहीं, जरूरत नहीं है। आज के लिए इतनी मदद काफी है, मैं खुद चल सकता हूं। असल में बात ये थी कि क्लासरूम से लेकर बाइक पार्किंग तक बहुत भीड़ होगी। अगर आइस क्वीन स्कूल ब्यूटी मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे सहारा देते हुए चली तो मुझे लगा कि रास्ते भर स्टूडेंट्स की जलती हुई नजरें ही मेरा कत्ल कर देंगी।
मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने अपनी एक भौं थोड़ी ऊपर उठाई और सिर हिलाया, फिर अपनी नन्ही हथेली मेरी ओर बढ़ा दी। तो फिर हाथ पकड़ लो। उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। हॉलवे की लाइटें बंद हैं। मुझे अंधेरे से डर लगता है। डेस्कमेट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथ पकड़ना पूरी तरह से लॉजिकल है ना? ये उतना लॉजिकल तो नहीं था, लेकिन दोपहर की बात सोचते हुए कि उसने मुझे नर्स के ऑफिस तक सहारा दिया था, तो बदले में अंधेरे में उसका हाथ पकड़ना मेरा फर्ज था। ठीक है, मैंने हामी भर दी, और अगले ही सेकंड एक ठंडी, कोमल और छोटी सी हथेली मेरे हाथ में थी, और इस तरह हम दोनों उस धुंधली रोशनी वाली सड़क पर हाथ पकड़कर चल दिए। सेराफिना बाहर से हमेशा की तरह ठंडी और शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर का छोटा इंसान